हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं योगेश फिर से आपके सामने आ गया हूँ एक टॉपिक को लेकर के उसका डिस्कशन करने के लिए। जैसे मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो आज मैं डिस्कस करूँगा वो होगा कैपेसिटर के बारे में, कि कैपेसिटर होता क्या है, वो कैसे एनर्जी को स्टोर करता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम अपने चलते हैं टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो उससे पहले छोटा सा टॉपिक और है। कभी कभी वो आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो छोटे से टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये होता क्या है। जैसे शील्ड मतलब होता है बचाव करना। शील्ड मतलब होता है भैया बचाव करना, या कह सकते तो कवच, सुरक्षा कवच। तो होता क्या है कि जैसे अब यहां पर हम किसी बाहर से, ऐसा थोड़ा है कि बाहर वाला हमको कूटने आ रहा है और उससे हम बचाव कर रहे हैं। होता लगभग वैसे ही है कि हमको करना है कि एक सर्टेन रीजन को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से बचाना चाहते हैं। मान लिया कि हमारा ये पूरा बोर्ड है, हमको इसमें करना क्या है, इतने रीजन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से बचाना है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से बचाना है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। सर्टेन रीजन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से बचाना, इसको बोलते हैं सर्टेन रीजन को, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग हॉलो कंडक्टर यूज करते हैं। हॉलो कंडक्टर यूज करते हैं क्यों? क्योंकि हमको पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। जो भी चार्ज होता है वो सब के सब कहां होता है भैया, उसकी सरफेस पे होता है, इनसाइड नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, फैराडे केज। फैराडे केज, क्योंकि उन्होंने बताया था फैराडे जी ने, तो उन्होंने अपना ही नाम दे दिया फैराडे केज, मतलब पिंजड़ा। जैसे पिंजड़ा क्या होता है, यहां रख दो तो पिंजड़े के अंदर कोई नहीं जा सकता, तो उतना रीजन हमारा क्या हो गया, सुरक्षित हो जाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में है कि इसमें हम हॉलो कंडक्टर, इसको बहुत बड़े एग्जांपल भी है, जैसे घरों में कटोरी होती है, कटोरी को ऐसे रख दीजिए तो उसके अंदर कुछ नहीं जा सकता। तो बिल्कुल डिट्टो वही है कि कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर के अंदर जो चीज रखी हुई सुरक्षित रहती है। तभी कहा जाता है कि जब बारिश के मौसम में बारिश होती है, आसमान से बिजली चमकती है, तो आपके लिए सुरक्षित, जैसे आप फोर व्हीलर में जा रहे हो, ठीक है, तो सुरक्षित हो। फोर व्हीलर में बस ये है कि फोर व्हीलर के ऊपर आपकी बिजली गिरती है और उसके अंदर आप बैठे हो और आपका जो बॉडी है किसी भी फोर व्हीलर की बॉडी से टच नहीं हो रही है, तो आप सेफ हो। क्यों? क्योंकि वो हॉलो कंडक्टर होती है। जैसे बॉडी उसकी अर्थ, उस कार की सरफेस पे चार्ज आया, वो सब कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। अगर हम उससे कनेक्टेड हैं, मतलब मेरी बॉडी उसकी बॉडी से टच है, तब फिर भैया हम भी गए काम से, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। छोटा सा टॉपिक था। अब हम लोग अपने आज के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है भैया आपका कैपेसिटर। क्या भैया आज का टॉपिक है, कैपेसिटर। तो हेडिंग डाल देते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग छोटी सी हेडिंग पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, अब ये क्या होता है। जैसे किसी भी कंडक्टर को जो हम चार्ज देते चले जाते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है। किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते जाते हैं, फॉर एनी कंडक्टर लिख दें इसमें, फॉर एनी कंडक्टर, ठीक है। इफ वी सप्लाई मोर एंड मोर चार्जेस, इफ वी सप्लाई मोर एंड मोर चार्जेस, यहां लिख देंगे, इफ वी सप्लाई more and more charges,
देन पोटेंशियल क्या होगा, also increases, then potential also increases, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, ठीक है। अब यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पर भैया Q इज इक्वल टू, यहां पर एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं C, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया Q इज इक्वल टू CV, जहां C क्या है भैया, जहां C है आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यहां पर पता चल गया Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, जैसे जैसे चार्ज देते हैं पोटेंशियल बढ़ता है, तो उसका उल्टा सीधा जो भी लिखो बात एक ही रहती है। अब यहां पर इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो भैया यूनिट होती है वो फैरड होती है। क्या होती है भैया, इसकी यूनिट फैरड होती है, ठीक है। अब जरा इसी में ध्यान देना है, एक पॉइंट हम लिख रहे हैं यहां पर, कैपेसिटी, चार्ज को स्टोर करने की जो टेंडेंसी है उसकी कैपेसिटी बोलते हैं। इसे नहीं कहते हैं नॉर्मल भाषा में भैया तुम्हारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब किसी भी चीज को स्टोर करने की जो टेंडेंसी है वो कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, फैरड में मेजर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी की लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है भैया, वो होती है फैरड, ठीक है। लेकिन हम लोग फैरड को यूज नहीं करते, हम लोग जो यूज करते हैं नॉर्मली, बट वी यूज माइक्रो फैरड, जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, माइक्रो फैरड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट बन गया भैया आपका। और चीज, अगर हम अर्थ की कैपेसिटी की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट, कैपेसिटी ऑफ अर्थ, कितना होती है, 711 माइक्रो फैरड, ठीक है, 711 माइक्रो फैरड, ठीक है। ज्यादातर हम लोग जो भी पढ़ते हैं ज्यादातर माइक्रो में ही होता है, फैरड बहुत बड़ी होती है भैया, बहुत ज्यादा बड़ी होती है, जब अर्थ की कैपेसिटी फैरड में नहीं है, ठीक है, वो भी माइक्रो में है, तो सोच लीजिए कितनी बड़ी होगी। अब यहां पर कुछ हम कन्वर्जन आपके लिए लिख रहे हैं। 1 माइक्रो फैरड इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 फैरड, 1 नैनो फैरड इज इक्वल टू 10⁻⁹ फैरड, 1 पीको फैरड ये होता है 10⁻12 फैरड, ठीक है। और इसको हम लोग 1 माइक्रो फैरड भी बोलते हैं, किसको, 1 पीको फैरड को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर इस तरीके से कि 1 माइक्रो फैरड को हम लोग 1 पीको फैरड भी बोलते हैं, ये आपको कहीं कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये नाम भी लिख दें तो कंफ्यूज हो गए, ये होता है माइक्रो, एन हो जाता है नैनो, और पी हो जाता है पीको, ठीक है। तो आपको सब नाम क्लियर हो गए। तो ये कुछ कन्वर्जन थे और कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ना तो आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है आपके पास, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, देखो इसको हटा दे भैया, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। जैसे एक छोटी सी हेडिंग डाल दूं, कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर,
कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। देखो मान लिया ये मेरा एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है। अब ये हॉलो हो चाहे सॉलिड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां लिख देंगे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो इसको हम जो चार्ज दे रहे हैं, अगर हम यहां लिख देंगे इसकी रेडियस है आपका स्मॉल r, इफ स्मॉल q चार्ज इज गिवन। अगर इसको स्मॉल q चार्ज देते हैं तो चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, तुमको पता भैया कंडक्टर के सिर्फ सरफेस पे चार्ज रहता है, इनसाइड नहीं रहता। तो ये भैया जो चार्ज हमने इसको दिया है q, मान लेते हैं प्लस चार्ज है, ठीक है, इसको हम प्लस लिख लेते हैं जो भी है। तो ये जो प्लस q होगा इसकी पूरी सरफेस पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, इसकी पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया, अब हमको एक चीज और पता है कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इस स्फीयर के अंदर जितना सरफेस पे होगा उतना ही इसके अंदर हर जगह सेम रहता है, ये हमको पता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेंगे ये जो पूरा का पूरा चार्ज है कहाँ कहाँ कॉन्सेंट्रेट है, इसके सेंटर में है। कहाँ कॉन्सेंट्रेट है, सेंटर में है। बस सपोज करते हैं अपना काम निकालने के लिए कि पूरा का पूरा चार्ज कहाँ कॉन्सेंट्रेट है, इसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेट है। तो यहां लिख देंगे इफ वी एज्यूम होल प्लस क्यू चार्ज, या होल क्या है, प्लस क्यू चार्ज तो लिख ही रहे हैं, एज्यूम प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर ओ, इसके सेंटर ओ पर प्लेस है। तो पोटेंशियल इसकी सरफेस पे कितना होगा, देखो देन पोटेंशियल ऑन इट्स कितना सरफेस, पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस कितना होगा, मान लेते हैं यहां पर। तो अब देखिए क्यू चार्ज यहां पर है, उससे स्मॉल आर की वजह से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो एप्सिलॉन नॉट इनटू, क्योंकि हॉलो लेके चल रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाता है फॉर्मूला, Q/R। क्लियर। अब देखो हॉलो लेके चल रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अगर सॉलिड लेके चलते तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन यहां पर हो जाता, ठीक है। तो यहां लिख देंगे हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ठीक है। अब देखो जरा हमको निकालना है क्या है, इसकी कैपेसिटी निकालना है भैया। और कैपेसिटी निकालने के लिए मैंने सिर्फ आपको एक फॉर्मूला बताया है, एज वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV, हमको C निकालना है। तो क्या हो जाएगा भैया, C इज इक्वल टू Q/V, ये तो होता है, रख दो भैया फॉर्मूला। अब V वैल्यू उठा के पुट कर दो, ये Q था, यहाँ पे क्या है स्मॉल q है, तो स्मॉल q अपॉन स्मॉल q इंटू 4πε0 इंटू, कैंसिल आउट हो गया। तो फॉर्मूला क्या बचा, 4πε0 इंटू, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या आपको मिल रहा है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, मतलब इसकी जितनी रेडियस बढ़ाते चले जाओगे कंडक्टर की, स्फेरिकल कंडक्टर की जितना बड़ा होता जाएगा उसकी चार्ज को स्टोर करने की जो क्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इनकी जो कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यहां से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं थाली का, छोटी थाली कम आइटम,
थाली को बढ़ाता चले जाएंगे, उसके अंदर रखने वाला आइटम को हम बढ़ाते चले जाएंगे और रख सकते हैं आइटम। वही बिल्कुल तरीका यहाँ पर है। ठीक है, चलो भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता कैसे है, ठीक है, ये हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। देखो भैया कि कैपेसिटर में चार्ज स्टोर कैसे होता है। देखो, इसको बस ध्यान से समझना है बस। देखो, जो कैपेसिटर होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करने की एक डिवाइस होती है। टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। यानी कि कैपेसिटर एक डिवाइस है, एक अरेंजमेंट है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, एक लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करते हैं। वो क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। इसको हम लोग कंडेंसर भी बोलते हो, कंडेंसर भी इसको हम लोग बोलते हैं। अभी कैसे स्टोर करता है बस ये समझना है। देखो, सबसे पहले मैंने एक प्लेट ले ली है ए, ठीक है। अब देखो, मैंने इसको क्या किया, खूब चार्ज किया, खूब चार्ज किया। जितना इसको, जितनी इसकी कैपेसिटी थी, इसको मैंने फुल चार्ज कर दिया, मैक्सिमम चार्ज इसको कर दिया मैंने इस प्लेट को, कि मतलब इतना चार्ज कि अब ये सिंगल चार्ज को भी अपने पर नहीं रख सकता। अब मैं इसके पास एक दूसरी प्लेट को लेके आया, मैं एक दूसरी प्लेट को यहां पर लेके आया। ये जो प्लेट थी वो अनचार्ज प्लेट है। कैसी प्लेट है भैया, ये अनचार्ज प्लेट है। और ये दोनों एक यहां पे मीडियम है, इंसुलेटिंग मीडियम, एयर मान सकते हो भी, दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, जुड़े नहीं है आपस में। इंडक्शन प्रोसेस, बाय इंडक्शन प्रोसेस, बाय इंडक्शन प्रोसेस, इस पर भैया मैं आपको वीडियो बहुत अच्छी बना चुका हूं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जा करके आप चाहे क्लास 12th के देख लीजिएगा, वहां पर सिस्टम से सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो यहां पर इंडक्शन प्रोसेस क्या होता है ये आपको बता चुके थे। थोड़ा समरी ले लेते हैं। इंडक्शन प्रोसेस में एक चार्ज्ड बॉडी, एक अनचार्ज्ड बॉडी एक दूसरे से टच नहीं होती हैं, और जो साइन चार्ज्ड बॉडी पे होता है उसके जस्ट अपोजिट यहां पर आ जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि यहां पर क्या आ जाएगा, अंदर माइनस आ जाएगा, और यहां कैसा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है, बाय इंडक्शन प्रोसेस। मतलब क्या होता है, इस प्लेट के, कंडक्टिंग प्लेट के या कंडक्टर के में से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव की वजह से, जिसमें पॉजिटिव होंगे वो बाहर की ओर धक्का दे जाएंगे। अब देखो, निगेटिव क्या करेगा, इस प्लेट ए की जो पोटेंशियल है, मैक्सिमम चार्ज कर दिया था, उसको कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अपोजिट नेचर का है ना। तो इसमें से माइनस क्या करता है, इसको, क्योंकि माइनस के अपोजिट नेचर का है, तो इस प्लेट ए पर जो पोटेंशियल है उसको कम करने की कोशिश करता है। और प्लेट ये अपोजिट साइड में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या करता है, ये तो भाई देखो भाई भाई हो गए ना, ये उनको सपोर्ट करता है, नहीं भैया आप कम ना हो, मैं सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर ये सपोर्ट कर रहा है, ये उसको अपोज कर रहा है। मतलब ये नेगेटिव चार्जेस इस प्लेट को क्या कर रहे हैं, इस प्लेट के पोटेंशियल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से अभी यहां पर क्या है, इसके पोटेंशियल में थोड़ी सी कमी होती है। भाई ये क्योंकि ये पास में है ना, ये दूर है, तो वो दूर से भैया हम हाँ पास में, हम हैं आपके साथ में, तो दूर से कहने से मतलब थोड़ी ना होता है। ये इनके पास में ज्यादा है, इसलिए इफेक्ट होता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, क्योंकि ये सपोर्टर बैठा हुआ है। तो इनका इफेक्ट क्या होता है, इसका थोड़ा सा पोटेंशियल डाउन हो जाता है, ठीक है। देखो, जब इसका थोड़ा पोटेंशियल डाउन हुआ, हमको क्या करना है, इस प्लेट को मैक्सिमम देना, मैक्सिमम करके रखना है। तो अभी ये जो प्लेट थी शुरुआत में एक चार्ज को भी लेने के लिए कैपेबल नहीं थी, क्योंकि फुल चार्ज हो चुकी थी। बस इस प्लेट को रखने की वजह से इसके अंदर चार्ज थोड़े कम हुए, और मैंने इसको और चार्ज दिया, तब जाके ये फुल्ली चार्ज हुई, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, मैंने इसको इस बी प्लेट को ग्राउंड कर दिया। अभी मैंने ग्राउंड नहीं किया था, ग्राउंड नहीं किया था तब इस पे थोड़ा सा चार्ज हमको और देना पड़ा था क्योंकि ये सपोर्टर बैठा था। अब मैं क्या करूंगा, इस प्लेट बी को ग्राउंड कर दूंगा। देखो जरा, दूसरा फिगर बना रहा हूं यहां पर। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, इसको मैंने इधर वाला पोर्शन जो है क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। अब देखो बाकी को कुछ नहीं किया मैंने, ये मैं इस तरीके से बना दूंगा यहां पर, ये माइनस, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने ग्राउंड किया तो जो भैया सपोर्टर थे वो कहां चले गए, अर्थ में चले गए। अब सपोर्टर तो चले गए, अपोज करने वाले बचे, अब समझ सकते हो, बचाने वाले चले गए, कूटने वाले खड़े हैं। तब कूटने वालों के लिए तो बहुत आसान हो गया, समझ गए। तो ये इनकी कुटाई करने लगे, मतलब अब इनका असर, और ये तो पहले से असरफुल थे, पहले से ही बहुत पावर इनका असर इस पे हो रहा था, लेकिन सिर्फ जब माइनस ही इस पे बचे तब ये क्या करेंगे, इसको और कम करेंगे, इसके पोटेंशियल को और कम कर देंगे। जब पोटेंशियल को और कम कर दिया तो हमको क्या, इसको मैक्सिमम चार्ज करके रखना है, हमको चार्ज इसको और देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमको पता है Q इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, CV होता है, C इक्वल टू Q/V। मतलब जैसे जैसे V घटेगा वैसे वैसे इसकी कैपेसिटी बढ़ती है, फॉर्मूला ये बताता है, देखो, ठीक है। जैसे जैसे V घटेगा वैसे वैसे C बढ़ता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये इस प्लेट की वजह से इसका जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, तो हमको और इसको चार्ज देने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। अब देखो जहां ये प्लेट एक भी चार्ज को लेने के लिए तैयार नहीं थी, सिर्फ इस प्लेट की वजह से इसको हमको और चार्ज देने की जरूरत पड़ गई। तो भैया ये जो अरेंजमेंट कहलाता है, ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट क्या हो जाता है, वर्क्स एज ए कैपेसिटर। क्या हो जाता है, वर्क्स एज अ कैपेसिटर की तरीके से ये काम करता है, ठीक है। कितनी एनर्जी स्टोर करता है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कितनी एनर्जी स्टोर करता है, इसकी जो एनर्जी स्टोर करने की जो क्षमता है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। काफी अच्छे पॉइंट हैं डिस्कस करने के लिए, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर भैया ये हो गया कैपेसिटर का चार्ज को स्टोर करने का प्रोसेस। इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है, दोनों प्लेटें बराबर साइज की, क्योंकि एक कम ज्यादा बना दोगे तुरंत ये बैटरी या सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों बराबर बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसा प्लेट का शेप होता है वैसे इनका नाम होता है। जैसे यहाँ पे दोनों प्लेट पैरेलल में है तो इनका नाम हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या हो गया भाई इनका नाम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अगर सिलिंड्रिकल हो जाए तो सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर हो जाएगा, अगर स्फेरिकल हो जाए तो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर हो जाएगा। तो जैसा इनका नाम, जैसा इनका शेप वैसा इनका नाम रख दिया जाता है। अभी आपको एक दूसरा सिंबल भी यहां देखने को मिल सकता है, कौन सा, वो इस तरीके से बना होगा, यहां पर आपको एक एरो टाइप में बनेगा, इसका नाम होता है कैपेसिटर, कैपेसिटर विद वेरिएबल कैपेसिटेंस, कैपेसिटर विद वेरिएबल कैपेसिटेंस। जैसे मैंने कहा ये 2 माइक्रोफेरेड का है तो इससे सिर्फ 2 माइक्रोफेरेड का ही काम ले सकते हो, ना तो ज्यादा ना तो कम। ये क्या होता है, ये रेंज में होता है, इससे मैंने ये 0 से 5 माइक्रोफेरेड का है, तो इससे आप 1 का भी काम ले सकते हो, 2 3 4 5 तक का काम ले सकते हो अपने यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो भैया ये वेरिएबल कैपेसिटर, ये आपका कैपेसिटर का है। तो आज के इस वीडियो में भैया हम लोग इतना ही रखते हैं। तो इसमें आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर कि कैपेसिटर में की यूनिट क्या होती है, क्या क्या इसके पैरामीटर्स हैं, कैपेसिटर कैसे चार्ज को स्टोर करता है,
कितना करता है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो भैया मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लग रही है, लग रहा है कि हाँ नहीं ये बहुत बढ़िया है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और मैं नई से और आपको एक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास लाने का प्रयत्न करूँगा। तो इसी के साथ ही आप लोग अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।